मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारिम या डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम मेडन ऑफ द स्प्लिटिंग मून है। अध्याय 11 से 20। मिंग यू आगे बढ़ने ही वाला था लेकिन एल्डर फेई पहले आगे बढ़ गया। वह कुई फेन के पास गया और इस समूह के नेता का हाथ पकड़ लिया। जब वह उसे अपने पीछे ले गया तो उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? हम तो बस थोड़ा सा स्पर्श चाहते थे, उनमें से एक आदमी ने कहा। वह वेश्यालय का काम करती है, हमें इतना तो मिलना ही चाहिए। एल्डर फेई शांत थे और उन्होंने जवाब दिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इस व्यवसाय के बाहर किसी भी चीज के लिए सहमत हुई है, इसलिए भाड़ में जाओ। जब उन्होंने ये अंतिम शब्द कहे तो उन्होंने थोड़ा दबाव छोड़ा और उन्हें डराकर भगा दिया। ठीक है, तुम जीत गए, लेकिन हम अगली बार फिर आएंगे, उन्होंने कहा और डर के मारे भाग गए। इसके बाद एल्डर फेई ने कुई फेन की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। वह थोड़ा सा शर्मा गई और बोली कि वह ठीक है, अपनी आंखें उससे दूर नहीं रख पा रही है। एल्डर फेई किसी भी तरह से एक सुंदर आदमी नहीं थे, फिर भी उनमें विश्वसनीयता और शांत आभा का एहसास था। इस तथ्य के साथ कि उसने उसे बचाया था, कुई फेन उसे काफी पसंद करती थी। दूसरी ओर कुई फेन एक सुंदरी थी और एल्डर फेई उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे, भले ही वह वेश्यालय में काम करती हो। अचानक कुई फेन ने मिंगयू को देखा और उसके पास गया। कहाँ थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम तो पूरा दिन गायब थे, उसने कहा। मिंगयू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। काफी समय हो गया था जब उसने किसी से ऐसी गर्मजोशी महसूस की थी। तो वह मुस्कुरा सकती है, एल्डर फेई ने सोचा। उसने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा और वह इस धारणा के तहत था कि वह ज्यादा भावना के बिना थी, केवल ठंड जानती थी। मिंग यू ने कुई फेन को देखा और एल्डर फेई की ओर इशारा किया। मैं उसके साथ था, उन्होंने कहा। मैंने जब तलवार उठाई तो हम दोनों आपस में मुकाबला कर रहे थे। कुई फेन ने उसे अविश्वास से देखा और फिर अपना ध्यान एल्डरफी पर केंद्रित कर लिया। उसे उसकी घूरती निगाहों से थोड़ी शर्म महसूस हुई और उसने सिर हिला दिया। हाँ, मैं उसके साथ बहस कर रहा था। उसने मेरे भतीजे को बचाया था और इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं उसकी एक इच्छा पूरी करूंगा। यही तो वह चाहती थी। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल ही गया, मेरा नाम फेई युन है। मैं कुई फेन हूँ। मिंग यू ने मुझे पुरुषों के एक समूह से बचाया था। अगर वह न होती तो शायद मैं मर गया होता। ऐसा लगता है कि हम दोनों में कुछ समानता है, एल्डर फेई ने कहा। उनकी बातचीत वहीं रुक गई क्योंकि उन्हें बात करने के लिए कोई उपयुक्त विषय नहीं मिला। वे दोनों एक दूसरे से थोड़े शर्मीले थे। आखिरकार वे दोनों उम्र में समान थे और काफी आकर्षक थे। मिंग यू ने यह देखा लेकिन इसे अनदेखा कर दिया और तुरंत अंदर जाकर सो गई। इसके बाद दोनों वयस्क वहां पहुंचे और एक दूसरे से बातचीत करने लगे तथा उन्होंने क्या किया, इस बारे में बताने लगे। जितना अधिक वे बात करते, उतना ही अधिक वे एक दूसरे के साथ सहज होते जाते। कुई फेन ने एल्डर फेई में दयालु आत्मा के साथ वीर भावना का मिश्रण देखा, जबकि वह उसे एक ऐसी महिला के रूप में मानते थे जो परिवार और दोस्तों की बहुत परवाह करती थी। उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वह वेश्यालय में काम करती थी। अगले कुछ दिनों तक मिंग यू अक्सर एल्डर फेई के साथ मुकाबला करती रही और उसकी तलवारबाजी पहले की तुलना में एक और स्तर ऊपर उठ गई थी। उसके कौशल बहुत अधिक सहज थे और अधिक शक्ति रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मालिक सू की दुकान पर पवन दाव पर एक किताब खरीदने गई थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि कहां से और कैसे शुरू करना है। यह पुस्तक काफी सामान्य थी और इसमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इससे उन्हें हवा का उपयोग करने का अपना तरीका खोजने में मदद मिली। इसके अलावा एल्डर फेई जैसे प्रतिद्वंद्वी के साथ उसे कई खामियां मिली और कई ज्ञान भी मिले। जहां तक एल्डर फेई का प्रश्न है, वह अक्सर कुई फेन से बात करने के लिए मिंग यू के साथ वेश्यालय में जाता था। ऐसा लगता है जैसे रिश्ता पनपने लगा है। यहां तक कि उसकी बेटी रुआ भी उसके प्रति आकर्षित होने लगी थी। कई सप्ताह के बाद एल्डर फेई ने मिंग यू से कहा कि उसे जाना होगा। वह अब और देरी नहीं कर सकता था और पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने चला गया। मेरे जाने के बाद कृपया कुई फेन से कह देना कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। इसके अलावा उस मंडप में जाना मत भूलना जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आप अनुभव से कहीं अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। मिंग यू ने सिर हिलाया और एल्डर फेई शीघ्र ही चले गए। वह वापस गई और कुई फेन को यह बात बताई, जिसने इस खबर को बहुत अच्छी तरह से लिया। वह वापस आएगा, मुझे इसका पूरा यकीन है, उसने कहा।
इसके बाद मिंग यू जेड ड्रैगन मंडप में गई और अपनी आंखों के सामने एक भव्य इमारत प्रकट होते देखी। ये बड़ा और सजावटी था, जिसके सामने एक ड्रैगन की मूर्ति थी। जब वह अंदर दाखिल हुई तो उसे एक विशाल क्षेत्र दिखाई दिया। वहां आराम करने के लिए जगह थी और काफी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रवेश द्वार के सामने एक काउंटर था, जिसके सामने दो महिलाएं बैठी थीं, जो रिसेप्शनिस्ट लग रही थीं। दाएं और बाएं दीवारें तरह तरह के अनुरोधों से भरी हुई थीं। जैसे ही वह काउंटर की ओर बढ़ी, उसने देखा कि उसके पास के अनुरोधों को पूरा करना कठिन होता जा रहा था। उनमें से एक ने तो चौथे दर्जे के जानवर का सिर भी मांगा था। जैसे ही वह वहां पहुंची, एक महिला ने उसका स्वागत किया। जेड ड्रैगन पवेलियन में आपका स्वागत है, क्या आप कोई अनुरोध पोस्ट करना चाहेंगे? उसने कहा। मिंग यू ने तब जवाब दिया, नहीं, मैं सदस्य के रूप में पंजीकरण कराना चाहूंगी। महिला भी आश्चर्यचकित थी। अपने आसपास के लोगों की तरह उसने भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी लड़की पंजीकरण कराएगी। हालांकि उन्होंने उसे शांत रखा और परीक्षण के लिए उसे दूसरे कमरे में ले गई। जब मिंग यू अंदर आए तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था, मानो उसे पता हो कि वह आ रही है। उसके सामने एक वृद्ध था। उस आदमी के चेहरे पर मित्रतापूर्ण भाव था, लेकिन वह अत्यंत रहस्यमय लग रहा था। उसके पास कोई शक्ति या दबाव नहीं था। कोई भी यह सोच सकता था कि वह एक हानिरहित बूढ़ा आदमी था। नमस्ते, मैं पंजीकरण अधिकारी, युवा महिला हूं। उन्होंने कहा, कृपया इस घेरे के बीच में खड़े हो जाइए। वह उसके निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ी। आप अपनी चीजें वहां रख सकते हैं, आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। वह अपनी तलवार और थैला वहीं छोड़कर परीक्षा की प्रतीक्षा में वापस घेरे में चली गई। तो अब चलो शुरू करते हैं। अचानक मिंग यू को अपने शरीर पर हल्का दबाव महसूस हुआ, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको यथासंभव लंबे समय तक धीरज रखना चाहिए, पंजीकरण कराने वाले वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा। आपका परिणाम ही तय करेगा कि आप योग्य हैं या नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया। 1 मिनट में मिंग यू को पसीना आने लगा। तीसरे मिनट में तो वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसके शरीर पर भारी वजन था, लेकिन फिर भी वह डटी रही। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कंधों पर 2 पत्थर रखे हुए हैं जो उसे नीचे धकेल रहे हैं। हालांकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वह सर्वोत्तम संभव परिणाम पाने के लिए दृढ़ थी। यहां तक कि बड़े भी उसके प्रदर्शन से प्रभावित हुए। बहुत से लोग उसके जितना लंबे समय तक टिक नहीं सके। यद्यपि इस दबाव ने उनकी शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण किया, लेकिन इसने उनकी मानसिक शक्ति का भी परीक्षण किया। जल्द ही 5 मिनट बीत गए और वजन पहाड़ बन गया। इस बिंदु पर वह और अधिक नहीं टिक सकी और घुटनों के बल गिर पड़ी, जिससे परीक्षण समाप्त होने का संकेत मिल गया। उसे उम्मीद थी कि उसका प्रदर्शन खराब नहीं होगा और वह मंडप में शामिल हो सकेगी। बुजुर्ग अपनी सीट से उठे और उसे खड़ा होने में मदद की। उसने उसे दूसरी सीट पर बैठाया और आराम करने के लिए कुछ समय दिया। जब मिंग यू की सांसें सामान्य हुई तो उसने रिसेप्शनिस्ट को अंदर आने को कहा। वह पास हो गई। इसके अलावा उसे जेड फॉक्स रैंक में रखें, उन्होंने कहा। वह आश्चर्यचकित थी। उसने सोचा भी नहीं था कि लड़की ऐसा कर पाएगी। मिंग यू के बारे में उसका पिछला आकलन बदल गया और वह उसे कुछ कागजात देने के लिए काउंटर पर वापस ले आई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर पाओगे, उसने कहा, और तुम तो जेड फॉक्स में भी शामिल हो गए, तुम वाकई बहुत मजबूत हो। मिंग यू को ये शब्द समझ में नहीं आए, क्योंकि उसने फॉर्म भरते समय अपना नाम, जन्मदिन और वर्तमान आयु पूछी थी। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने मंडप की प्रक्रिया के बारे में बताना जारी रखा। अनुरोध और हमारे सदस्यों को एक ही रैंकिंग प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है। व्हाइट स्पैरो ग्रेटर देन जेड फॉक्स ग्रेटर देन कांस्य बैल ग्रेटर देन काला कछुआ ग्रेटर देन सफेद बाघ ग्रेटर देन 9 सिर वाला फीनिक्स ग्रेटर देन नीला ड्रैगन ग्रेटर देन रॉयल किलिन। सदस्य समान रैंक के साथ साथ एक रैंक ऊपर और एक रैंक नीचे के मिशन भी ले सकते हैं। रैंक बढ़ाने के लिए आपकी ताकत का पुनर्मूल्यांकन करने और आपकी रैंक बदलने के लिए एक वार्षिक परीक्षा होती है। सभी मिशनों में पुरस्कार होंगे, चाहे वह धन के रूप में हो या वस्तुओं के रूप में। इसके अलावा आपको योगदान अंक प्रदान किए जाएंगे, जिनका उपयोग आप कौशल, वस्तुओं आदि के आदान प्रदान के लिए कर सकते हैं। हालांकि यदि आप असफल होते हैं तो आप दोगुने अंक खो देंगे और एक निश्चित समय के लिए केवल अपने रैंक से नीचे के मिशनों पर ही जाने के लिए बाध्य होंगे। मिंग यू ने यह सब सुना और इसे अपने पेपर में लिखकर याद कर लिया। कुछ ही मिनटों बाद रिसेप्शनिस्ट एक जेड टोकन लेकर वापस आए और उसे दे दिया। यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया आकर पूछें, लेकिन यदि आप किसी मिशन की तलाश में हैं तो दीवारों पर उपयुक्त वस्तु की जांच कर लें।
मिंग यू ने अपना टोकन लिया और उसे अपने लिबादे में बांधने से पहले उसे देखा और दीवार के पास गई। मिशनों का विस्तृत विवरण देने वाले कागजातों की एक बड़ी संख्या थी। प्रत्येक के शीर्ष पर उसकी रैंक बताने के लिए एक मोहर लगी हुई थी। वह जेड फॉक्स अनुभाग पर रुकी और अंदर देखने लगी। काफी संख्या में लोग उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बस इतना ही। आखिरकार जेड ड्रैगन पवेलियन अपनी रैंकिंग के साथ कभी गलत नहीं होता है। इसके अलावा कई विशेषज्ञ हैं, वह उनमें से एक थी। कई मिनट तक निर्णय लेने के बाद उसने 2 मिशन चुने, एक जड़ी बूटी इकट्ठा करने का और दूसरा राक्षसों को नष्ट करने का। वो दोनों को काउंटर पर ले आए और उनसे इन मिशनों के बारे में पूछा। 2 जेड फॉक्स मिशन। आपको रैंक 1 100 वर्ष जेड ड्यू फ्लावर को खोजने के लिए डेथविंड माउंटेन के आधार तक यात्रा करनी होगी। इसके अलावा आपको उस क्षेत्र में एक गांव ढूंढना है जिस पर रैंक 2 स्नो ऐप द्वारा हमला किया जा रहा है। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, इन दोनों मिशनों का संयुक्त पुरस्कार 150 स्वर्ण सिक्के और 400 योगदान अंक है। मिंग यू ने इन मिशनों को इसलिए चुना था क्योंकि वे एक ही क्षेत्र में थे। इसके अलावा वह औषधीय पौधों में काफी निपुण थी और जानती थी कि जेड ड्यू फूल क्या होता है। जहां तक स्नो ऐप मिशन की बात है, तो वह विभिन्न जानवरों को मारकर कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि उसने केवल भेड़ियों और एक सांप को ही मारा था। वह तुरंत वहां से चली गई और अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो गई। वेश्यालय से अपना सामान लेने के बाद उसने वेश्यालय की महिलाओं को अलविदा कहा और डेथविंड माउंटेन की ओर रवाना हो गई। लेकिन वहां पहुंचने से पहले वह पहले गांव में जाकर हिम बंदर को मार डालेगी। कई दिनों के बाद वह अंततः अपने पहले गंतव्य पर पहुंच गई। यह एक छोटा सा गांव था जिसका नाम लोट्स विलेज था। यह कुछ हद तक दरिद्र था और हर जगह क्षति के निशान थे। जब उसने ये देखा तो उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, गांव वालों ने भय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। जब वह आगे बढ़ रही थी तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। क्या तुम यहाँ हिमवानर को मारने आए हो? उसने पूछा। उसने आश्चर्य से सिर हिलाया और अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उसे अपना जेड फॉक्स टोकन दिखाया। वह व्यक्ति सशंकित था, लेकिन उसके पास इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। मैं गांव का मुखिया तियान कुन हूं। हमारे गांव पर पिछले कई महीनों में कई बार हिमवानर ने हमला किया है। यद्यपि हमने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह जानवर हमेशा हमारी फसल चुराने और हमें मारने के लिए वापस आ जाता। हर कोई भय में जी रहा है और कुछ लोग तो यहाँ से चले भी गए हैं। यदि यह सिलसिला और जारी रहा तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि स्नो ऐप कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। यह सारी जानकारी सुनने के बाद मिंग यू ने थोड़ा सोचा और फिर गांव के मुखिया से पूछा कि वह वानर कहाँ रहता है। आप इसे इसके ही घर पर मारना चाहते हैं? उन्होंने अविश्वसनीय रूप से कहा। उसने सिर हिलाया और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए पुनः पूछा। यह यहां से पश्चिम की ओर एक गुफा में रहता है। दूसरी बार जब हम पर हमला हुआ तो हमने उसका पीछा किया, लेकिन जब तक हम उसके घर तक पहुंचे, हिमवानर ने हम पर हमला कर दिया। वह जानता था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और जब हम भागने की कोशिश कर रहे थे तो उसने हम में से कुछ को मार डाला। गांव के मुखिया ने बताया, पीछा करने वाले 20 लोगों में से केवल 5 ही जीवित बचे। मिंग यू समझ गया कि हिमवानर कुछ हद तक बुद्धिमान था। परिस्थितियों को देखते हुए उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका जानवर पर घात लगाना होगा। मिंग यू को निर्देश मिलने के बाद वह गुफा के पास गई और पास में इंतजार करने लगी। कुछ घंटों बाद उसने हिमवानर को अपना निवास स्थान छोड़ते देखा। इसकी ऊंचाई 2 मीटर थी और इसका फर सफेद था। अपने घर से निकलने से पहले जब उसने चारों ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। वह उसका पीछा करने लगी और उसे पता चला कि वह गांव की ओर जा रहा था। वह वानर को दोबारा हमला करने की इजाजत नहीं दे सकी और घात लगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र ढूंढने से पहले ही उसके आगे बढ़ गई। हिमवानर मिंग यू के करीब आता जा रहा था और वह उस पर हमला करने के लिए तैयार थी। उसका लक्ष्य उसका पैर था। जैसे ही वह उसके 2 फीट के भीतर पहुंचा, मिंग यू ने हमला कर दिया। गोधूली का अवतरण, एक काले ब्लेड ने उसके पैर पर वार किया, जिससे वहां एक बड़ा घाव हो गया। हमला करने के बाद वह एक बार फिर छिप गई। बंदर को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई उस पर हमला करेगा और वह क्रोधित हो गया, अपनी छाती पीटने लगा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। बंदर यह नहीं देख पाया कि कहां और किसने हमला किया है, और उसने अपने आसपास के वातावरण को देखना शुरू कर दिया। जहां तक मिंग यू की बात है, उसने उस पर डिसेंट ऑफ द ट्वाइलाइट का प्रयोग किया था और उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसका पैर नहीं काटा। एल्डर फेई के साथ प्रशिक्षण के दौरान वह डिसेंट ऑफ द ट्वाइलाइट का उपयोग करने में कुशल हो गई और शैडो ब्लेड आर्ट से एक्लिप्स को समझने लगी।
यह शर्म की बात थी कि यही एकमात्र तकनीकें थी जो उसकी तलवार के अनुकूल थी। ये जानते हुए कि उसने इससे सब कुछ सीख लिया है, उसने फॉलिंग ब्लेड मैनुअल को देखने का निर्णय लिया। इसमें 3 भाग थे। पहला भाग था कि गति को अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। समय, रुख, पकड़ आदि जैसी बातें पहले ही समझा दी गई थी, जिससे मिंग्यू को अपने प्रहारों को सफलतापूर्वक मजबूत करने से पहले केवल अभ्यास की आवश्यकता थी। जहां तक दूसरे भाग का प्रश्न है, इसमें आंतरिक शक्ति को जोड़ने की बात कही गई है ताकि इसे एक और स्तर ऊपर ले जाया जा सके। यह भाग उसके लिए बहुत कठिन था क्योंकि उसने साधना के अलावा किसी अन्य चीज के लिए आंतरिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। इसके अलावा अंतिम भाग था 2 भागों को एक साथ जोड़ना। यह अत्यंत जटिल था क्योंकि वह अपनी आंतरिक शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। इतने अभ्यास के बाद भी वह अपनी शक्ति का केवल 30% ही निकाल सकी। हालांकि जब बर्फीले बंदर से निपटने की बात आई तो ये काफी था। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर अपने अगले हमले की तैयारी करने लगी। इस बार उसने इसमें आंतरिक शक्ति का संचार करना शुरू कर दिया। बंदर अभी भी इधर उधर देख रहा था और जैसे ही उसकी पीठ उसके सामने आई, उसने हमला कर दिया। काटना। वह बहुत तेज थी, तथापि बंदर ने उसे देख लिया और पलटकर अपनी भुजाओं से उसके हमले को रोकने में सफल रहा। दुर्भाग्यवश उनकी भुजाएं क्षतिग्रस्त हो गईं और वे बल का पूरी तरह से सामना नहीं कर सके। बड़े बड़े घावों से खून टपकने के कारण हड्डियां पहले ही टूटने लगी थीं। फिर हिम बंदर ने मिंग्यू पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह बच पाती, उसने उसे अपने दाहिने हाथ से झपट लिया। बल के कारण वह एक पेड़ से टकरा गई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। यह इतना शक्तिशाली था कि उसके तने पर दरारें पड़ गईं और उसके मुंह में खून का स्वाद आने लगा। हिमवान उसके पास आते ही व्यंग्य से भर गया, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम करने का साहस नहीं किया। उसे पहले ही कई चोटें लग चुकी थीं और वह इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था। हालांकि मिंग्यू उतनी घायल नहीं थी जितनी वह दिख रही थी और वह खड़ी होकर अपना रुख अपना लिया। उसने आगे बढ़कर बंदर पर प्रहार किया। ग्रहण। अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का प्रयोग करते हुए उसने बाएं हाथ पर निशाना साधते हुए हमला किया। हिमवानर ने उसका हमला देखा, लेकिन उसका हमला इतना तेज था कि वह बच नहीं सका। कुछ ही क्षण में बंदर का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया और उसमें से खून बहने लगा। बंदर ने अपनी बची हुई बांह को बाईं बांह के बचे हुए हिस्से पर रख लिया और उसे बहुत डर लगा। अगर लड़ाई जारी रही तो वह मर जाएगा। वह तुरंत भाग गया और भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि मिंग्यू ने उसे भागने नहीं दिया और बंदर का पीछा किया। जैसे जैसे वे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे, मिंग्यू बंदर के आगे बढ़ता जा रहा था। वह थोड़ी तेज थी क्योंकि हिमवान का खून बहुत अधिक बह चुका था, इसलिए वह अपनी पूरी गति से नहीं दौड़ पा रहा था। जल्द ही उसने उस जीव को पकड़ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका सिर काट दिया। इसके बाद उसने इसे पैक किया और सिर को अपने स्थानिक वलय में डाल दिया ताकि सबूत के तौर पर इसे वापस ला सके। इसके बाद मिंग्यू उस गुफा में गया जिसमें हिम वानर रहता था। वह गांव जाने से पहले ये देखना चाहती थी कि वहां कोई उपयोगी चीज है या नहीं। उन्होंने कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ साथ कुछ औषधीय गोलियां भी देखी। वह नहीं जानती थी कि ये गोलियां क्या हैं, लेकिन उनकी तेज गंध से पता चलता था कि ये काफी शक्तिशाली थी। जैसे ही वह इन्हें पैक कर रही थी, उसने गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक अजीब आकार का पत्थर देखा और उसका निरीक्षण किया। यह गोल और चिकना था तथा इस पर सफेद चमक थी। कुछ देर सोचने के बाद उसे विश्वास हो गया कि यह अंडा है, पर वह किस जानवर का है, यह उसे नहीं पता था। यह हिमवानर नहीं हो सकता था, क्योंकि यह नर था और इसमें मादा होने के कोई लक्षण भी नहीं थे। चूंकि वह इसमें से कुछ भी बनाने में असमर्थ थी, इसलिए उसने सब कुछ अपनी स्थानिक अंगूठी में डाल दिया और वहां से चली गई। जब वह शहर वापस जाएगी तो किसी से इसका मूल्यांकन करवाएगी। कई घंटों बाद वह गांव पहुंची और सबूत दिखाया कि हिमवानर मारा गया है। गांव के लोग बहुत खुश थे, खासकर गांव का मुखिया। वह नहीं चाहता था कि जिस घर के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वह गायब हो जाए। इसके बाद मिंग्यू अपने दूसरे मिशन पर जाने से पहले स्वास्थ्य लाभ के लिए गांव में ही रुकी। जैसे जैसे वह डेथ विंड माउंटेन की ओर बढ़ती गई, उसका सामना कई खतरनाक जानवरों से हुआ, लेकिन वह उनसे बचने में सफल रही, यहां तक कि उसने 1 या 2 को मार भी डाला। उसने उन जानवरों से सारी सामग्री एकत्र की और उन्हें अपनी अंगूठी में डाल दिया। कम जगह होने के बावजूद ये बहुत उपयोगी था और मिंग्यू ने इसकी बहुत सराहना की। लगभग 1 सप्ताह के बाद वह पहाड़ की तलहटी पर पहुंची और जेड ड्यू फूल की तलाश करने लगी। इसमें 7 पंखुड़ियां थीं जो हल्के हरे रंग की चमकती थीं और इसका उपयोग उपचार के लिए कई गोलियों में किया जा सकता था।
इस वातावरण में इसे ढूंढ पाना कठिन नहीं था, लेकिन ये काफी दुर्लभ था और कई घंटे ढूंढने के बावजूद भी वह इसे नहीं ढूंढ पाए। फिर उसने पहाड़ के अंदर और भी आगे जाने का निर्णय किया, ताकि यदि उसे कोई खतरा नजर आए जिससे वह निपट न सके तो वह भाग सके। जब वह आगे बढ़ रही थी तो उसके रास्ते में बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां थीं। अचानक उसने एक जोरदार दहाड़ सुनी और तुरंत छिप गई। वह जानवर को नहीं देख सकी और धीरे धीरे आगे बढ़ी, जब तक कि उसने लड़ाई की आवाजें सुनी और दो विशालकाय जानवरों को एक दूसरे से भिड़ते हुए देखा। उसने एक बड़े पृथ्वी कछुए को अपने प्रतिद्वंद्वी थंडर रॉक पर आक्रमण करते देखा। यह एक रैंक 5 राक्षस था जो दूसरे रैंक 5 के खिलाफ लड़ रहा था। प्रत्येक झड़प के कारण भूकंप के झटके महसूस होते थे, क्योंकि बिजली पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल जाती थी और धरती का अधिकांश भाग उलट जाता था। वे दोनों समान रूप से घायल हुए थे, लेकिन लड़ाई भयंकर थी। मिंग युए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लड़ाई इतनी अस्त व्यस्त थी कि वह आगे बढ़ नहीं सकती थी और एक गलत कदम उसकी मौत का कारण बन सकता था। जब वह लगातार देखती रही तो उसे इस लड़ाई का कारण पता चल गया। पृथ्वी कछुआ एक छोटे से औषधीय उद्यान की रक्षा कर रहा था। थंडर रॉक इसे अपने कब्जे में लेना चाहता होगा। जब उसने बगीचे का निरीक्षण किया तो उसे एक फूल दिखाई दिया जो बिल्कुल जेड ड्यू फूल जैसा दिख रहा था। यह बगीचे के किनारे पर था और कुछ हद तक उसके करीब था। वह इसे पाने की अपनी संभावनाओं के बारे में सोचने लगी तथा अपनी अगली कार्रवाई की योजना बनाने लगी। कौन जानता था कि पहाड़ों में उसे दूसरा कब मिलेगा। दूसरा फूल ढूंढने में कई दिन या सप्ताह लग सकते थे, इसलिए उसने उस फूल को पाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। मेरे पास संभवतः इसे पाने की 10% संभावना है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को गंभीर चोट लगने का इंतजार करूं, उसने सोचा, मुझे इसके मिलने की लगभग 40% संभावना है। अपना अंतिम निर्णय लेने के बाद वह धीरे धीरे लड़ाई के किनारे से बगीचे की ओर बढ़ी, क्योंकि लड़ाई तेज हो गई थी। हर पल बीतने के साथ उनके शरीर पर अधिकाधिक चोटें उभरती जा रही थीं, लेकिन उनके हमले अधिकाधिक क्रूर होते जा रहे थे। तभी थंडर रॉक सीधे कछुए की ओर उड़ता हुआ आया और कछुए पर लगातार बिजली की धाराएं बरसाने लगा। हालांकि लगातार हमलों के बावजूद कछुआ टस से मज नहीं हुआ, उसका शरीर स्थिर रहा। रॉक उसके बहुत करीब तक उड़ गया था, जिससे कछुए को मौका मिल गया। पृथ्वी कछुए ने तुरंत हमला किया और रॉक के एक पंख को काट लिया और बड़ी ताकत से उसे फाड़ दिया। इससे एक खूनी स्टंप रह गया। रॉक अत्यधिक दर्द से चीखा और जवाबी हमला किया। अपने पंजे से कछुए के सिर को खरोंच दिया। कछुए की आंख को काटने में सफल रहा। पंख के बिना रॉक की लड़ने की क्षमता आधी हो गई थी और उसने भागने की कोशिश की। हालांकि कछुए ने उसे जाने नहीं दिया और उसका पीछा किया। यह जानते हुए कि यह उसका मौका था, मिंग यू बगीचे की ओर दौड़ी और जेड ड्यू फूल के साथ साथ कुछ अन्य पौधों की भी कटाई की। इसके अलावा वह उस क्षेत्र में गई जहां थंडर रॉक का हाथ था और उसने जो कुछ भी मिल सका उसे इकट्ठा किया। इनमें से कई चीजें उसके लिए उपयोगी थी, क्योंकि थंडर रॉक के शरीर में बिजली और हवा दोनों तत्व मौजूद थे। इन वस्तुओं के सेवन से उसकी साधना में बहुत सहायता मिलेगी तथा हवा और बिजली के साथ उसकी अनुकूलता भी बढ़ेगी। जल्द ही उसका स्थानिक घेरा रक्त और औषधीय पौधों की बोतलों से भर गया। जब पृथ्वी कछुआ वापस आया तो उसने देखा कि बगीचे का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था। तभी उसने मिंग यू को देखा और गुस्से से दहाड़ने लगा। एक छोटा सा इंसान उसकी नाक के नीचे से चोरी कर ले गया था। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। मिंग यू जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी और कछुआ उसके पीछे भागा। रैंक 5 का जानवर होने के कारण इसमें बहुत अधिक ताकत के साथ साथ कुछ बुद्धि भी थी, हालांकि यह बोल नहीं सकता था। इसके अलावा भले ही वह कछुआ था, फिर भी वह किसी भी तरह से उससे धीमा नहीं था और हर सेकंड उसके करीब आ रहा था। उसने कछुए को झटकने के लिए कई तरीके आजमाए, लेकिन वह हर बार उसे ढूंढ लेता। 1 घंटे तक पीछा करने के बाद उसने रैंक 3 ट्रू फायर लॉयंस के एक समूह को देखा और तुरंत उनकी ओर दौड़ी। जब वह उनके पास से गुजरी तो कछुआ भी उनके पीछे पीछे चला गया, बिना किसी परवाह के उनके क्षेत्र में पैर रखता हुआ। सच्चे अग्नि सिंह क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी कछुए पर हमला कर दिया, जिससे उसकी गति धीमी हो गई। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसने मिंग यू को भागने दिया और शेरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहां तक मिंग यू की बात है, वो परिणाम देखने के लिए रुकी नहीं और तुरंत भाग गई। जब उसे यकीन हो गया कि उसका पीछा नहीं किया जा रहा है, तो मिंग यू ने एक छोटी सी गुफा ढूंढी और उसमें आराम करने लगी। उसने इस समय का उपयोग अपनी चीजों को पुनः व्यवस्थित करने में भी किया। उसके हाथ में तलवार थी और एक छोटा सा थैला था जिसमें कुछ राशन और पैसे थे। उसके स्थानिक वलय में थंडर रॉक रक्त की कई बोतलें,
हिम बंदर का सिर, जेड ड्यू फूल, कुछ रैंक 2, 100 वर्ष पुराने पौधे और यहाँ तक कि रैंक 2, 1000 वर्ष पुराना अग्नि कमल भी था। कमल का रंग गहरा लाल था और उसमें से हल्की गर्मी निकल रही थी। उसने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए अग्नि कमल के साथ साथ वज्र रॉक रक्त का उपयोग करने की योजना बनाई। आखिरकार मानव क्षेत्र में साधना करने के लिए अंगों से लेकर त्वचा तक पूरे शरीर को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। मिशन की वस्तुओं को छोड़कर बाकी चीजों को वह बेच देगी क्योंकि वे उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी। व्यवस्थित होने के बाद वह ठीक होने और पृथ्वी कछुए और थंडर रॉक के बीच लड़ाई के बारे में सोचने के लिए एक साधना अवस्था में चली गई। उन्होंने थंडर रॉक पर आधारित चालें तैयार करना शुरू कर दिया। यद्यपि इसने अधिकांशतः बिजली का प्रयोग करके युद्ध किया था, इसने पवन ब्लेड और अन्य वायु हमले भी किए थे। दुर्भाग्यवश वह कुछ भी ठोस नहीं बना सकी और उसके दिमाग में केवल कुछ बुनियादी विचार ही थे। अभी तक वहां उपयोग लायक कुछ भी नहीं था, लेकिन यह अपेक्षित था। आखिरकार वह कोई प्रतिभाशाली नहीं थी। वह केवल कदम दर कदम ही प्रगति कर सकती थी। ठीक होने के बाद वह अपना मिशन पूरा करने के लिए सीधे लुवान शहर चली गई। ये यात्रा लगभग 1 महीने लंबी थी, लेकिन उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था और मानव क्षेत्र के तीसरे रैंक तक पहुंचने की योजना बना ली थी। जब वह जेड ड्रैगन पवेलियन पहुंची तो उसने रिसेप्शनिस्ट का अभिवादन किया और मिशन पूरा किया, जिससे उसे 500 योगदान अंक और 175 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। यह मिशन से कहीं अधिक विस्तृत था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने जल्द ही समझा दिया। आपने जो जेड ड्यू फूल दिया था वह आवश्यकता से बेहतर गुणवत्ता का था, इसलिए हमने आपको थोड़ा अधिक इनाम दिया, उसने कहा। मिंग यू समझ गई और अपना सोना लेने के बाद वह विनिमय हॉल में चली गई। मुख्य हॉल की तुलना में यह उतना ही बड़ा क्षेत्र था, जहां काउंटर पर 3 लोग बैठे थे। कमरे में कुर्सियां और मेजें भरी हुई थीं और लोग किताबें पढ़ते नजर आ रहे थे। जब मिंग यू काउंटर पर गई तो उसे भी वही किताब दी गई, जो एक कैटलॉग थी जिसमें विनिमय योग्य सभी वस्तुओं और उनके योगदान अंकों की कीमत दर्शाई गई थी। वहां सैकड़ों आइटम थे और जल्द ही वह एक सीट पर बैठ गई और प्रत्येक पृष्ठ को देखने लगी। इसमें कई खंड थे, गोलियां, पौधे, हथियार, कवच, कौशल, साधना मैनुअल, यहां तक कि पशु सामग्री और पालतू अंडे। ऐसी सेवाएं भी थीं जिनका आदान प्रदान किया जा सकता था, जैसे मूल्यांकन, उपचार, परीक्षाएं। आप किसी विशेषज्ञ के साथ चर्चा करने और उनसे कुछ सीखने के अवसर के लिए भी आदान प्रदान कर सकते थे। वह नहीं जानती थी कि उसे क्या लेना है, लेकिन उसने मूल्यांकन और स्पैरिंग जैसी कुछ चीजों को नोट कर लिया था। लेकिन उसने अपने अंक बचाने का फैसला किया और वेश्यालय वापस चली गई। वेश्यालय के मालिक ने, विशेषकर मालिक ने उसका स्वागत किया। उन्हें उसे अपने कमरों में ठहराने में कोई समस्या नहीं थी। वहां जगह थी और जब भी ग्राहकों के बीच झगड़ा होता था तो मिंग यू अक्सर वेश्यालय की मदद करती थी। किसी भी हालत में यह उसका घर था और यह अच्छा था। बाद में उस रात उसने स्नान के लिए एक तैयारी की और उसमें थंडर रॉक का खून डाला। इसके बाद उसने रक्त कमल को अपने हाथ में लिया और उसे निगल लिया, फिर अपने कपड़े उतारकर स्नान में डुबकी लगाई। मानव लोक में साधना करते समय व्यक्ति को अपने अंगों से लेकर त्वचा तक पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ता था। जल्द ही भीतर से उग्र गर्मी निकली, जबकि बिजली और हवा का सार सतह से उसके शरीर को संयमित कर रहा था। इस तरह से उसके सफल होने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि इन वस्तुओं से उत्पन्न दबाव उसके शरीर की सीमा को बढ़ा देगा। यह अधिक खतरनाक था, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति चेतना खो देता तो ऊर्जा और दर्द उसे मार सकते थे या कम से कम उसे अपंग बना सकते थे। हालांकि जीवित बचे रहने से उसे बहुत ताकत मिलेगी, जिसकी उसमें कमी थी। इस प्रकार मिंग यू ने आगे बढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया था। सफलता। जैसे जैसे वह लगातार रक्त कमल को अवशोषित करती गई, थंडर रॉक रक्त ने उसके शरीर को संयमित कर दिया, जिससे उसमें थोड़ी मात्रा में बिजली के झटके आने लगे। 1 घंटे की पीड़ा के बाद उसका शरीर अंततः तीसरे स्तर पर पहुंच गया। हालांकि रुकने के बजाय उसकी साधना बढ़ती रही। अचानक वह तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन यह अड़चन भी उसके अचानक विस्फोट को रोक नहीं सकी और वह चौथे स्तर पर पहुंच गई। जैसे जैसे उसका शरीर पुनः समायोजित होता गया और धीरे धीरे रूपांतरित होता गया, विभिन्न दरारें और फटफट की आवाजें सुनी जा सकती थी। स्नान के बाद धीरे धीरे उसके शरीर से निकली अशुद्धियां दूर हो गईं। कुछ मिनट बाद वह स्नान से बाहर निकली और वस्त्र पहनने से पहले स्वयं को पोंछा। मिंग यू अपनी सफलता के बाद थोड़ी अधिक परिपक्व लग रही थी। उसकी त्वचा और भी अधिक निर्दोष हो गई थी और चांद के सामने चमक रही थी, जबकि उसकी आंखें और भी अधिक तेज हो गई थीं और उसका चेहरा और भी अधिक सुंदर हो गया था। अब वह सितारों की संतान की तरह लग रही थी, उज्ज्वल और जगमगाती हुई। कोई यह नहीं सोच सकता कि वो केवल 14 वर्ष की थी। यह सब चौथे स्तर तक उसकी सफलता के कारण संभव हुआ।
वह काफी समय से दूसरे स्तर पर थी और युद्ध तथा प्रशिक्षण से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका था। मिंग यू समझ गई कि वह कोई प्रतिभाशाली नहीं है और केवल कड़ी मेहनत और दृढ़ता ही उसकी मदद कर सकती है। एक भी सेकंड बर्बाद नहीं हुआ। वह प्रतिदिन साधना करती थी, जिससे उसका आधार बहुत मजबूत हो गया और वह लगातार अभ्यास करती रही। इस तथ्य के साथ कि उसके शरीर ने कभी भी खेती के पौधे की प्रभावकारिता का अनुभव नहीं किया था, रक्त कमल और थंडर रॉक रक्त का प्रभाव दोगुना हो गया। इस प्रकार वह 2 स्तरों पर सफलता प्राप्त करने में सफल रही। उसने टब साफ किया और अपने कमरे में वापस चली गई। सबसे पहले उसे अपनी खेती को मजबूत करना था। यदि वह ऐसा नहीं करती तो आगे चलकर उसे कई समस्याएं पैदा हो जाती। कई घंटों के बाद वह अपनी स्थिति से जागी और उसने अपनी शक्ति की जांच की। अब उसकी ताकत पहले से 4 गुना अधिक हो गई थी। यदि उसने पहले उस हिमवानर से लड़ाई की होती तो वह उसे एक ही वार में मार गिराती। वह अपनी प्रगति से बेहद खुश थी, लेकिन उसे पता था कि अभी उसे लंबा रास्ता तय करना है। अपनी नई शक्ति को पुनः समायोजित करने के बाद उसने रात को आराम किया। अगले दिन वह अधिक मिशनों को पूरा करने तथा अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए वापस पवेलियन में गई। जब वह अंदर आई तो रिसेप्शनिस्ट ने उसमें कुछ अलग बात देखी, लेकिन कुछ पूछने से परहेज किया, क्योंकि लोगों को अपनी निजता का अधिकार है। मिंग यू ने बोर्ड को देखा और मिशनों को स्कैन किया। वह उनमें से एक को चुनने ही वाली थी कि तभी एक रिसेप्शनिस्ट ने उनका ध्यान आकर्षित किया। कई 100 मील दूर एक अज्ञात खंडहर दिखाई दिया है। राजा ने क्षेत्र के सभी जेड ड्रैगन मंडपों का अन्वेषण करने के लिए एक देश मिशन जारी किया है। निस्संदेह जो भी खजाना आपको मिलेगा वह आपका होगा, उन्होंने कहा। ब्रांच बुल रैंक और उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। जेड फॉक्स भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन यह अनुशंसित नहीं है। खंडहरों का एक अज्ञात समूह। यह सोचकर सभी के मन लालच से भर गए। आखिरकार यह अज्ञात और अछूता था, जिसका अर्थ था कि वहां ढेर सारा खजाना अवश्य होगा। जहां तक मिंग यू की बात है, उसने भी इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। हालांकि यह धन संपत्ति के लिए नहीं था, बल्कि स्वयं को निखारने और अपनी नई साधना अवस्था के प्रति अधिक अभ्यस्त होने के लिए था। यह उसका मुख्य लक्ष्य था, लेकिन यदि उसे अपने लिए कोई उपयुक्त चीज मिल जाती तो वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करती। वह नामांकन कराने के लिए काउंटर पर पहुंची और उसके बाद मंडप से बाहर चली गई। मिशन 2 सप्ताह में शुरू होना था और सभी को एक साथ निकलना था। इसके बाद वह उस रहस्यमयी अंडे को लेने के लिए मालिक सू की दुकान पर गई, जो उसने स्नो एप की गुफा से प्राप्त किया था। वह अंडे के बारे में उत्सुक थी और देखना चाहती थी कि उसमें से किस प्रकार का जानवर निकला है। जब वह दुकान पर पहुंची तो उसने देखा कि बाहर का हिस्सा थोड़ा नष्ट हो गया था, और जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि मालिक सू को कई लोगों ने घेर रखा था। हे बुरे आदमी, अगर आप उस लड़की की मदद नहीं कर रहे होते तो हम अभी यहां नहीं होते। दुर्भाग्यवश उसने हमारे युवा मालिक को नाराज कर दिया है और अब जो भी उसे जानता है उसे दंडित किया जाना चाहिए, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। उस लाइन के अंत में उन्हें अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उनकी गर्दन पर हंसिया तान दी गई हो और उनका सिर काटने के लिए तैयार रखा गया हो। वे धीरे से मुड़े, तभी मिंग यू की ठंडी निगाहों ने उनका स्वागत किया। वह उनके पास पहुंची, अपनी तलवार पकड़ी और एक को छोड़कर बाकी सभी पुरुषों के सिर पर वार किया। वे तेजी से बचाव नहीं कर सके और उसकी म्यान से टकराकर गिर गए। बचा हुआ लड़का उसकी घूरती निगाहों के सामने झुक गया और घुटनों के बल गिर गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें किसने भेजा? उसने ठंडे स्वर में कहा। आदमी को अपनी जान का डर लगा और उसने तुरंत जवाब दिया, यह मास्टर जू तियान था। उसे यह व्यक्ति याद नहीं था और उसने पूछा, वह था जिसे तुमने दुकान से बाहर निकाल दिया था। यह सुनने के बाद ही उसे याद आया कि वह युवा मालिक उसे परेशान कर रहा था, इसलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया था। उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतना नीच होगा कि इस दुकान पर हमला करेगा। फिर वह पसीने से तर आदमी के पास गई और उसके कान में फुसफुसाकर बोली, अपने युवा मालिक से कहो कि अगली बार जब वह ऐसा कुछ करेगा तो मैं स्वयं आकर उसका सिर काट दूंगी। ये कहने के बाद उसने उन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया और मालिक सू को उठाने में मदद की तथा पूछा कि क्या वह ठीक है। मैं ठीक हूँ। यह आदमी बूढ़ा हो सकता है लेकिन वह इतना कमजोर नहीं है, उन्होंने कहा। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? मिंग यू ने उसे हिमवानर मिशन के बारे में बताया और फिर अंडा बाहर निकाला तथा पूछा कि क्या इसे पहचानने का कोई तरीका है। दुर्भाग्यवश हालांकि इसके कई तरीके थे, लेकिन यह सब व्यर्थ होगा। यह अंडा संभवतः कोई सामान्य चीज थी। इससे किसी प्रकार का दबाव या आभा नहीं निकलती थी और न ही इसमें कोई दिलचस्प विशेषता थी। वह अंडे से कुछ हद तक निराश हुई, लेकिन फिर भी उसने उसे रख लिया।
इसके बाद मालिक सू ने उसे इसकी देखभाल करने के बारे में कुछ सलाह दी। इसे पनपने के लिए केवल समय और गर्म स्थान की आवश्यकता होती है। यदि आप इस प्रक्रिया को तीव्र करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ आंतरिक शक्ति डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, इससे आपको अंडे के साथ शीघ्र संपर्क स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। राशन आदि खरीदने जैसे छोटे मोटे काम निपटाने के बाद वह वहां से निकलकर वेश्यालय वापस चली गई। नहाने और तरोताजा होने के बाद उसने अंडा बाहर निकाला और उसे देखा। यह शंख मोती की तरह चिकना और चमकीला सफेद था। इसका आकार शुतुरमुर्ग के अंडे से लगभग आधा था और काफी हल्का था। फिर उसने अपना हाथ उस पर रखा और अपनी आंतरिक शक्ति को अंडे के अंदर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अधिक बल लगाया, वह चमकने लगी। यह सोचते हुए कि यह सामान्य बात है, उसने रात के लिए रुकने से पहले उसे और अधिक आंतरिक शक्ति देना जारी रखा। उसे पता ही नहीं चला कि बिस्तर पर जाने के बाद अंडे में दरारें आनी शुरू हो गईं। उनमें से एक जोड़ी चांदी जैसी आंखें देखी जा सकती थी। जियो येन मिंगयू को अपने कंबल के नीचे कुछ गर्म और मुलायम सा महसूस हुआ। यह बहुत ही सुखद एहसास था और वह इसे सहलाने लगी। अचानक उसने कई चहचहाहटें सुनी और अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक जोड़ी चांदी जैसी आंखें उसकी ओर देख रही थी। वह बिस्तर से उठी और उस जीव से दूर चली गई तथा यदि वह शत्रुतापूर्ण हुआ तो उस पर हमला करने की तैयारी कर ली। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा कि उसने सोचा था, वहां कोई भयानक जानवर नहीं था, बल्कि बिस्तर पर एक छोटा सा उल्लू था जो उसे देख रहा था। इसकी आंखें चमकीली चांदी जैसी थीं और पंख भूरे रंग के थे। मिंग यू ने अपने बिस्तर के पास टूटे हुए अंडे के छिलके देखे और उसे पता चल गया कि यह उल्लू कौन था। यह उस अंडे से आया है जिसे उसने पहले उठाया था। यह एहसास होने पर उसने अपनी सतर्कता कम कर दी और धीरे धीरे उल्लू के पास पहुंची। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी, छोटा उल्लू उड़कर उसके कंधे पर आकर बैठ गया और उसके गाल को चूमने लगा। मिंग यू उल्लू की हरकतों से आश्चर्यचकित हो गया और उसकी गर्दन को सहलाते हुए उसे सहलाने लगा। जब वह उसे सहलाती रही तो वह खुशी से गुर्राने लगा। वह उसकी सुंदरता देखकर मुस्कुराए और उसी बीच उसका नाम भी सोचने लगी। चूंकि तुम लड़की हो तो जियाओ नियू कैसी रहेगी? उसने पूछा। उल्लू ने अपना सिर हिलाया। उसे यह नाम पसंद नहीं आया और वह कुछ अलग नाम चाहती थी। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने अंततः नाम तय कर लिया। जियो येन के बारे में क्या ख्याल है? चूंकि आपकी आंखें चांदी की तरह चमकीली हैं, उसने कहा। जियाओ येन ने नाम स्वीकार करते हुए खुशी से ट्वीट किया। जियाओ येन का जन्म कल ही हुआ था, फिर भी वह काफी बुद्धिमान लग रही थी। मिंग यू ने इस बारे में सोचते हुए अपने कपड़े बदले और अपने कमरे से बाहर निकली। जब वह वेश्यालय में घूम रही थी तो सभी ने शियाओ येन को देखा और टिप्पणी की कि वह कितनी सुंदर थी। उसकी चांदी जैसी आंखें बहुत मनमोहक थीं। मिंग यू जियाओ येन के साथ मालिक सू की दुकान पर गई। वह जानना चाहती थी कि क्या वह जियाओ येन की जाति को पहचान सकता है। जब वह अंदर आई तो उसने तुरंत देखा कि उल्लू उसके कंधे पर बैठा है। ओह, क्या यह अंडे वाला प्राणी है? मैंने सोचा नहीं था कि यह इतनी जल्दी फूट जाएगा। उसने कहा। मैं सोच रहा था कि क्या आप जानते हैं कि जियाओ येन किस प्रकार का उल्लू है? मिंग यू ने जवाब दिया। तो आपने उसका नाम पहले ही रख दिया है, दिलचस्प है। तो फिर मुझे जियाओ येन को बेहतर तरीके से देखने दो। मालिक सू ने जियो येन का निरीक्षण करते हुए मिंग यू से संपर्क किया। कई मिनट बाद वह अपनी दुकान के पीछे गया और एक बड़ी किताब लेकर बाहर आया। उसने किताब खोली और लगातार पन्ने पलटता रहा, अंत तक रुक गया। आहा, मुझे यह मिला। उन्होंने कहा, ये रैंक 2 स्टार उल्लू है। हालांकि इसमें बहुत अधिक आक्रामक क्षमताएं नहीं है, लेकिन इसकी इंद्रियां अविश्वसनीय हैं और यह मीलों दूर से खतरे का पता लगा सकता है। इसके अलावा यह एक बेहतरीन ट्रैकर है और उन चीजों को भी खोज सकता है जो आसानी से छूट जाती हैं। स्टार उल्लू अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते हैं। मिंग यू को जियाओ येन पर कुछ आश्चर्य हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पास ऐसा पालतू जानवर होगा। उसे किसी हत्यारे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वह किसी भी खतरनाक स्थिति से बच सकेगी। मनुष्य और जानवर दोनों ही उस पर घात लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसने मालिक सू को धन्यवाद दिया और दुकान से बाहर चली गई। आपको जो भी दिलचस्प चीज मिले उसे मुझे बेचना मत भूलना, उसने जाते हुए कहा। मिंग यू ने सिर हिलाया और कुछ अन्य काम करने के लिए बाहर चली गई। अभियान से पहले केवल 2 सप्ताह का समय था और वह उसी के अनुसार तैयारी करना चाहती थी। वह टाइडी के पास गई और उससे कहा कि वह उसकी ब्लेड की जांच करे और सुनिश्चित करे कि वह अच्छी हालत में है। ये काम उसे सौंपकर वह मंडप के लिए कुछ छोटे छोटे जड़ी बूटी संग्रह कार्य पूरे करने चली गई। यह देखते हुए कि उसके साथ शियाओ येन थी, जिसके पास अच्छी ट्रैकिंग कौशल था, ये कार्य काफी तेजी से और आसानी से किया जा सका।
समय तेजी से बीत गया और अभियान का दिन आ गया। मिंग यू ने जाने की तैयारी की और वेश्यालय में सभी को बताया कि वह कुछ समय तक वापस नहीं आएगी। अलविदा कहने के बाद वह वहां से चली गई और मंडप की ओर चली गई। वह मंडप में पहुंची और लगभग 100 लोगों का एक समूह देखा। सभी के आ जाने के बाद उन्हें लगभग 20 समूहों में विभाजित कर दिया गया। मिशन के एक आयोजक के अनुसार प्रत्येक समूह को खंडहरों के एक विशिष्ट भाग की खोज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जहां तक मिंग यू की बात है, उसके समूह में उसके सहित 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। सभी के चेहरे पर उत्साह था और वे एक दूसरे से बातचीत करने लगे तथा अपने गंतव्य की ओर जाते हुए अपना परिचय देने लगे। मिंग गैंग नाम का एक गंजा आदमी था, उसके पास एक बड़ी कुल्हाड़ी थी और वह गहरे हरे रंग के कपड़े पहनता था। अन्य 2 व्यक्ति सगे भाई थे, जिनके नाम शेन हो और लिंग रोंग थे। दोनों के कपड़े एक जैसे थे और उनके हाथ में क्रमशः तलवार और भाला था। वे वीरतापूर्ण आचरण वाले थे तथा अपनी पृष्ठभूमि के प्रति बहुत विनम्र थे। वे अपनी युद्ध शैली के कारण लांग फैंग ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे, जहां एक ड्रैगन की चाल चलता था और दूसरा फीनिक्स की। फिर चौथी सदस्य थी लेन जिया। वह बेहद सुंदर थी और उसे सुंदरी माना जा सकता था। वह काफी सुडौल थी और उसके होंठ चेरी जैसे लाल थे। उसके बाल गहरे नीले रंग के थे और इतने लंबे थे कि कमर तक पहुंचते थे। हालांकि सबसे दिलचस्प हिस्सा उसका हथियार था। जबकि ज्यादातर महिला साधक तलवार को पसंद करती थी, उसके पास एक जोड़ी दस्ताने थे और वह अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करके लड़ती थी। मिंग गैंग और लैन जिया कांस्य बैल रैंक के थे। शेन हो और लिंग रोन ब्लैक टर्टल और मिंग यू जेड फॉक्स रैंक के थे। पूरे समूह में से मिंग गैंग सबसे अधिक उत्साहित था। अन्य लोगों के विपरीत, उसने कभी भी लुवान शहर नहीं छोड़ा था और केवल डेथविंड पर्वत तक ही गया था। मुझे आश्चर्य है कि खंडहरों में क्या हो सकता है। धन, हथियार, कौशल, शायद विरासत, उसने कहा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार ये खंडहर एक महल है जिसमें कभी आकाश क्षेत्र के एक राजा का निवास था। लैन जिया ने कहा, ऐसा माना जाता है कि वह एक राक्षसी प्रतिभा थे, जिन्होंने अपनी अग्नि तकनीकों से कई अन्य लोगों को पीछे छोड़ दिया और अंततः ब्लू फायर स्किन के रूप में अपना नाम बनाया। कितना भयानक नाम है, शेन हो ने कहा। वह निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा चरित्र रहा होगा। मिंग यू को इस नीली अग्नि संतान में कुछ हद तक रुचि थी, लेकिन क्योंकि वह अग्नि से साधना करने के लिए अधिक जाना जाता था, इसलिए संभवतः खंडहरों में हवा से संबंधित कुछ भी नहीं था। हर कोई अपने बारे में, अपने कामों के बारे में, अपने आगमन के बारे में बातें करता रहा। उन सब में से मिंग यू सबसे कम बोलता था। वह जियाओ यिन के साथ खेलने में अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। अचानक मिंग गैंग ने उससे पूछने का फैसला किया कि वह इतनी कम उम्र में मंडप की सदस्य क्यों है। वह स्वयं लगभग 25 वर्ष के थे, जबकि अन्य लोग 30 वर्ष के आसपास के थे। मेरा कोई परिवार नहीं बचा है। मेरे गांव के साथ साथ उन्हें भी डाकुओं ने मार डाला। मेरे पास उन्हें याद रखने के लिए केवल यही एक चीज बची है, वह है ये तलवार। उसने उन्हें म्यान में बंद ब्लेड दिखाते हुए कहा। बाद में वह मुस्कुराई। आपको मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। इस समय मैं जो सबसे अच्छी चीज कर सकता हूं, वह है लाइव रहना। उसकी बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर चुप हो गए। जब वे इस बारे में सोच रहे थे, तो हवा में लगातार चीखें गूंज रही थीं। उन्होंने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उनसे कई 100 मीटर दूर एक जंगल था, जहां से चीखें आती प्रतीत होती थीं। जैसे ही उन्होंने आगे देखा, पेड़ों के बीच से छायाएं समूह की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़ते रहे, किसी ने चिल्लाकर कहा, यह ब्लैक रूट भेड़ियों का एक झुंड है। वे रैंक 2 राक्षस थे और अकेले में ज्यादा खतरनाक नहीं थे। हालांकि एक समूह के रूप में वे एक ताकत थे। ब्लैक रूट उनके नाम का हिस्सा था क्योंकि उनका शरीर प्रकृति के साथ मिश्रित था। गहरे रंग के पौधों की जड़ों ने उनके पैरों को कवच की तरह ढक रखा था और यहां तक कि उनके पंजों को भी ढक रखा था, जिससे वे अधिक लचीले हो गए और अधिक नुकसान करने में सक्षम हो गए। हर कोई अपनी सेना को तैनात करके तथा अपने हथियार लहराते हुए आने वाले हमले के लिए तैयार था। भेड़ियों का झुंड केवल 200 मीटर की दूरी पर था और सभी लोग तैयार हो गए। भेड़ियों से लड़ाई। जैसे ही भेड़िए समूह के पास पहुंचे, लड़ाई शुरू हो गई। जब वे किसानों पर टूट पड़े तो वहां सैकड़ों लोग थे। अराजकता तब शुरू हुई जब प्रत्येक टीम अलग हो गई और केवल अपना बचाव करने लगी। हर जगह युद्ध के दृश्य थे और हर कोई अत्यंत जोश के साथ लड़ रहा था। मिंग यू की टीम ग्रुप में सबसे आगे थी और आक्रमण के कारण अत्यधिक दबाव में थी। मेरे पीछे, मिंग गैंग ने कहा। वह अपनी कुल्हाड़ी से बचाव करते हुए टीम के सामने पहुंचा। बाकी सभी ने उसकी पीठ को ढक लिया और पास आने वाले किसी भी भेड़िए पर हमला कर दिया। उन्होंने जितना संभव था उतना लोगों को मार डाला, लगातार वार करते हुए और चाकू मारते हुए।
उन सब में से मिंग यू सबसे ज्यादा हत्या कर रहा था। उसके हर प्रहार से कम 3 भेड़िए मारे गए। यदि तलवार चलाने में उसकी विशेषज्ञता और तलवार की लंबाई न होती, तो वह एक साथ इतने सारे लोगों को नहीं मार पाती। उसके समूह को उसकी क्षमता से आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे एक नई रोशनी में देखा। मिंग यू के कारण उन पर दबाव काफी कम हो गया। हालांकि कई अन्य समूहों को हमले से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कुछ लोग पहले ही कई बार घायल हो चुके हैं। हम अधिक समय तक नहीं रुक सकते, एक टीम ने कहा। उनमें से कई लोग घायल हो गए, एक का तो पैर भी टूट गया। अगर सब ऐसे ही रहेंगे तो हम मर जाएंगे, उसने सोचा। इसके बाद मिंग यू समूह से अलग हो गई और उसने अकेले ही हमला करना शुरू कर दिया। वह अन्य समूहों के पास गई, जानवरों को मारा और सभी पर से दबाव कम किया। वह जहां भी जाती, भेड़ियों के शव जमीन पर पड़े होते, कुछ के सिर कटे हुए थे जबकि अन्य आधे कटे हुए थे। यह दृश्य अत्यंत क्रूर था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर की हवा जम गई हो। उस क्षण वह मृत्यु की देवी बन गई और अपने मार्ग में आने वाले सभी लोगों का जीवन समाप्त कर दिया। धीरे धीरे युद्ध समाप्त होने लगा क्योंकि भेड़ियों की भीड़ के अवशेष पीछे हट गए। लेकिन इससे पहले कि कोई शांत हो पाता, एक कानफोड़ू चीख सुनाई देने लगी। हर कोई दहाड़ के स्रोत की ओर देख रहा था। वे स्रोत को घूर रहे थे, इस बात से भयभीत थे कि आगे क्या होने वाला है। यह संभवतः भेड़ियों का नेता था। वहां से एक विशालकाय भेड़िया निकला जिसके सिर पर गहरे हरे रंग का सींग था। ब्लैक रूट वुल्फ के समान भेड़ियों के शरीर पर भी कवच की तरह चट्टानें लगी हुई थीं, विशेष रूप से पैरों के आसपास। यह रैंक 4 टेरा वुल्फ किंग था। सभी लोग थक चुके थे, उनमें से कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति में भेड़िए से मुकाबला नहीं कर पाएगा। साथ मिलकर वे एक मौका तो पा सकते थे, लेकिन उनके पास बहुत कम ताकत बची थी। अचानक एक काली छाया गुजरी और राजा भेड़िए से भिड़ गई। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस घुसपैठ से सभी लोग स्तब्ध थे, लेकिन राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें संभलने का समय मिल गया था। हालांकि वे जानते थे कि यह अजनबी अकेले टेरा वुल्फ किंग को हरा पाने में सक्षम नहीं होगा। हमें राजा वुल्फ पर तब हमला करना चाहिए जब वह व्यस्त हो। जो भी अभी भी लड़ सकता है उसे जाना होगा, एक किसान ने कहा। सभी लोग सहमत हो गए और मिंग यू सहित लोगों का एक छोटा समूह अजनबी की मदद के लिए आगे आया। जैसे ही वे पास आए, हर कोई हवा में चिंगारी महसूस कर सकता था क्योंकि दोनों पात्र लड़ रहे थे। एक ओर अपनी जाति का राजा था, जबकि दूसरी ओर 2 तलवारें लिए एक अकेला आदमी था। जब वे लड़ रहे थे तो उस आदमी ने हमला कर दिया तथा अपने हमलों में बर्फ के तत्व को शामिल कर लिया। उसके द्वारा किए गए प्रत्येक प्रहार से घावों पर बर्फ जम जाती थी। जब वे लोग व्यस्त थे, मिंग यू और बाकी लड़ाके किंग वुल्फ के चारों ओर घूमते रहे, उसे घेर लिया और जब भी वह किसी दूसरी दिशा में व्यस्त होता, तो उस पर हमला कर दिया। उसके शरीर पर अधिकाधिक चोटें उभरने लगीं और वह और भी अधिक हिंसक ढंग से लड़ने लगा। जल्द ही वह जानवर असंख्य घावों के कारण गिर पड़ा। अंततः सभी लोग शांत हो गए। जहां तक उस अजनबी का सवाल है, तो पता चला कि उसे पड़ोसी प्रांत द्वारा किंग वुल्फ का शिकार करने के लिए भेजा गया था। इसने पहले ही अपने भेड़ियों के झुंड के साथ कई गांवों को तबाह कर दिया था और प्रांतीय लॉर्ड ने इसे खोजने का आदेश दिया था। मेरा नाम ये जियान है, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप लोग खंडहरों के लिए यहां आए होंगे। मुझे इस मिशन की रिपोर्ट ब्लू क्लाउड सिटी में देनी है जो आपके गंतव्य से कुछ नजदीक है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपके साथ वहां चलना चाहूंगा। सभी लोग सहमत हो गए और ब्लू क्लाउड सिटी तक यात्रा की। एक बार जब वे ठीक हो जाते, तो वे बहती थंडर नदी के किनारे खंडहरों के बाहर बैठक स्थल पर जाते। कुछ दिनों बाद वे अंततः ब्लू क्लाउड सिटी पहुंचे। ये लुवान सिटी से कहीं अधिक भव्य था और वहां देखने के लिए बहुत कुछ था। आखिरकार ये राजधानी के करीब था जहां सम्राट रहता था। जब सभी लोग अंदर आ गए, तो ये जियान अपना मिशन बताने के लिए अलग हो गया, जबकि बाकी सभी ने ठहरने के लिए एक सराय ढूंढ ली थी। मिंग यू अपने समूह के सदस्यों के साथ उसी सराय में रुकी और शहर का भ्रमण करने का निर्णय लिया। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस कुछ खरोंचे और खरोंचे थी। सबसे पहले उसने कई दुकानों में जाकर देखा कि उनमें क्या क्या है। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि वह इस तरह के शहर में प्रवेश करे, इसलिए उसने इस अवसर का पूरा उपयोग किया। उसने अपनी कई ऐसी चीजें बेचकर काफी धन अर्जित किया जिनका उसे कोई उपयोग नहीं था। जब उसने अनेक व्यवसायों की जांच जारी रखी, तो उसे कोई विशेष चीज दिलचस्प नहीं लगी। जो कुछ उसके पास था, उससे वह काफी संतुष्ट थी। इसके बाद मिंग यू एक बड़े स्टोर पर रुका जिसका नाम था अमर वर्षा प्रतिष्ठान। वह उत्सुकतावश अंदर गई क्योंकि नाम ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी थी।
जैसे ही वह अंदर पहुंची, एक कर्मचारी उसके पास आया और उसे अपने साथ ले आया तथा इस व्यवसाय की पृष्ठभूमि समझाई। हमें अमर वर्षा प्रतिष्ठान इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास एक विशेष वस्तु है, अमर वर्षा वाइन। यह एक उत्कृष्ट पेय है जो समझने की क्षमता में सुधार करने के साथ साथ साधना को भी बढ़ावा दे सकता है। हम अनेक वस्तुएं बेचते हैं लेकिन हम अपने औषधीय पेय और गोलियों के लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। उन्हें जानवरों की तरह ही वर्गीकृत किया गया है, जिनकी संख्या 1 से 10 तक है, हालांकि पौराणिक गोलियां मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रैंक 4 की गोली देश में पहले से ही अत्यंत दुर्लभ है, जबकि रैंक 5 की गोली महाद्वीप में दुर्लभ है। रैंक 10 जैसी कोई चीज पहले से ही पौराणिक है। सुनने के बाद उसने औषधीय अनुभाग में ले जाने के लिए कहा और वस्तुओं को देखने लगी। मिंग यू आश्चर्यचकित थी। वहां ढेर सारी अलग अलग दवाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट उद्देश्य था। यदि उसे पवन के दांव को समझने के लिए विशेष रूप से कोई गोली या अमृत चाहिए होता, तो चुनने के लिए उसके पास दसियों विकल्प होते। इनमें से प्रत्येक का प्रभाव एक दूसरे के समान था, लेकिन ताकत में भिन्नता थी या हवा को समझने के संबंध में इनका प्रभाव अलग था। उसने कुछ भी न खरीदने का निर्णय लिया क्योंकि उसे इसका उपयोग करने का अधिक अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार यह मिशन समाप्त हो जाने पर वह निश्चित रूप से वापस आएगी। वह वहां से चली गई और उसने निर्णय लिया कि वह अगले कई दिन अपने कमरे में ही साधना करेगी तथा उन कदमों के बारे में सोचेगी जो उसके लिए उपयुक्त होंगे। अब उसके पास जो कुछ था वह अच्छा था, लेकिन वह संपूर्ण नहीं था। मिंग यू को पता था कि इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। एक्लिप्स और डिसेंट ऑफ द ट्विलाइट में बदलाव किए जाने की जरूरत है। वह अभी भी थंडर रॉक की लड़ाई को देख रही थी और चालों का एक सेट या कम से कम एक चाल तैयार करना जारी रखा। दिन तेजी से बीतते गए और सभी लोग खंडहरों की ओर जाने की तैयारी करने लगे। वे एक साथ आगे बढ़े और रास्ते में कुछ अन्य ड्रैगन पवेलियन समूहों से मिले। शीघ्र ही उनके सामने एक विशाल पिंड प्रकट हुआ। यह खंडहर था, एक विशाल और प्राचीन संरचना जो उनके सामने खड़ी थी। हालांकि कोई भी अंदर नहीं गया। सभी को समझ में आ गया कि बिना किसी जानकारी के वहां पहुंचना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए सभी ने स्काउट टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार किया। आखिर कौन जानता था कि इसमें क्या खतरे हो सकते हैं। खंडहर अन्वेषण प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार खंडहर में 4 विंग और 5 मंजिलें थीं। इसके अलावा वहां कोई जाल या व्यूह रचना नहीं थी, फिर भी लोगों को सावधानी से चलना चाहिए। चूंकि खंडहर बहुत बड़े थे, इसलिए प्रत्येक मंजिल पर प्रत्येक विंग के लिए कई समूहों को नियुक्त किया गया था। मिंग यू के समूह को 4 अन्य समूहों के साथ तीसरी मंजिल के उत्तरी विंग में नियुक्त किया गया था। रवाना होने से पहले सभी ने ये जांच की कि वे तैयार हैं या नहीं और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे खंडहर में दाखिल हुए, सभी लोग विस्मय में देखने लगे। आंतरिक भाग भव्य और अत्यंत अलंकृत था, दीवारों पर चित्रकारी और अन्य सजावट की गई थी। वे धीरे धीरे घूमते हुए दृश्य का आनंद ले रहे थे। ये सजावटें बहुत आकर्षक थीं, लेकिन कोई भी इन्हें लेना नहीं चाहता था। वे यहाँ खजाने के लिए आए थे, ये सजावटें उनके लिए कम मूल्य की थीं। मिंग यू का समूह सबसे पहले उस क्षेत्र में पहुंचा और उसने बाकी सभी का इंतजार किए बिना एक हॉल की खोज शुरू कर दी। उसी क्षेत्र में तैनात अन्य समूह भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए और अलग अलग हॉलों में जाकर अपनी अपनी खोज करने लगे। सभी लोग कमरों में देखने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे खोजते गए, उनका मनोबल गिरता गया। वहां बहुत सी वस्तुएं थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश इतनी पुरानी या क्षतिग्रस्त थीं कि उनका कोई मूल्य नहीं था। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी, अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी था। यह खंडहरों का एक अज्ञात समूह था जिसे काफी समय पहले ही छोड़ दिया गया था। यह कोई विरासत नहीं थी या ऐसा स्थान नहीं था जहां सौभाग्यपूर्ण मुलाकातें निश्चित थीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कुछ नहीं था। खोजने के लिए हमेशा खजाने होते हैं। यह इस बात का मामला था कि क्या किसी व्यक्ति के भाग्य में यह सब लिखा था या नहीं। किसी भी स्थिति में पहले कई दिनों में ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे लोग गहराई से खोज करते गए, अधिकाधिक खजाने मिलते गए। हाँ, क्या किस्मत है, एक आवाज पूरे हॉल में गूंजी जब एक आदमी कुछ किताबें पलटने लगा। यह मिंग वांग था, जिसे अभी अभी कुछ शारीरिक साधना मैनुअल मिले थे जो उसके लिए उपयुक्त थे। वह पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद शरीर साधना पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा था। एक बार जब वह इस मार्ग पर चल पड़ता है, तो उसे 7 स्तरों से गुजरना पड़ता है। बाहरी आवरण, आंतरिक कोर, पृथ्वी फ्रेम, धातु की हड्डियां, स्वर्ण शिराएं, अमरकाया और देवता का रूप। बहुत कम लोग शरीर का विकास कर पाए और उनमें से भी बहुत कम लोग शिखर तक पहुंच पाए। यह न केवल अत्यंत पीड़ादायक था, अपितु इससे आपके शरीर को नष्ट करने का भी खतरा था। यद्यपि आंतरिक बल साधना में भी काफी जोखिम था, लेकिन यह शारीरिक साधना की तुलना में कुछ कम था और इससे उबरना भी आसान था।
उनकी ये साधना नियमावलियां उन्हें केवल बाह्य कोर के शिखर तक ही सहारा दे सकी, लेकिन वह भी पर्याप्त था। मिंग गैंग अभी केवल 5वें स्तर पर था, उसे अभी भी काफी आगे जाना था। कुछ समय बाद लिंग रोंग और लैन जिया को कुछ हथियार भी मिले। वे अपने हथियारों की जगह लेने लायक तो नहीं थे, लेकिन कुछ हद तक मूल्यवान थे। सभी को अनेक जड़ी बूटियां और गोलियां भी मिल गईं, और जो भी अच्छी लगी उन्हें ले लिया। लेकिन मिंग यू के लिए वह कुछ भी नहीं पा सकी, वह केवल आगे बढ़ गई, कभी कभी जियोयिन के साथ खेलती रही। अभी तक किसी भी चीज में उसकी दिलचस्पी नहीं थी और वह केवल आगे ही बढ़ सकती थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, कुछ अजीब घटना घटी। उन्हें एक गलियारे में हल्का दबाव महसूस होने लगा था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये कुछ हद तक नीरस और खाली था, इसमें कोई सजावट नहीं थी। वहां देखने लायक बहुत कम था। हालांकि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दबाव बढ़ता गया, जिससे उनकी गति धीमी होती गई। यह एक संकेत था। उन्होंने सोचा, ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र सरल नहीं है। जैसे जैसे टीम पर दबाव बढ़ता गया, टीम धीरे धीरे करीब आती गई। हॉल के अंत में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वे 10 मीटर के भीतर पहुंचे, दबाव अचानक दोगुना हो गया और सभी को आगे बढ़ने में कठिनाई हुई, लेकिन वे करीब पहुंचने में सफल रहे। जब वे इतने करीब पहुंचे कि अच्छी तरह देख सके, तो उन्हें अंत में एक कमरा दिखाई दिया। वहां बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर कुछ रखा हुआ था। उन्होंने आंखें मूंदकर यह देखने की कोशिश की कि वह वस्तु क्या है। यह एक हेयरपिन है, लैन जिया ने कहा, जिसने आकृति को पहचान लिया। यह अविश्वसनीय रूप से अलंकृत था और इसके मध्य में एक हल्के बैंगनी रंग का जल लिली का फूल था। वह हेयरपिन देखने लायक था और मिंगयू तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसे इससे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ और वह आगे बढ़ गई। दिलचस्प बात यह है कि लैन जिया यह नहीं चाहती थी और पीछे हट गई। दबाव बेहद भारी था और उसने महसूस किया कि पिन उसके अनुरूप नहीं था। जहां तक बाकी 3 का सवाल है, तो स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें इस हेयरपिन की कोई जरूरत नहीं थी और न ही उनके पास इसे देने के लिए कोई था। इसके अलावा हर कोई मिंग यू का सम्मान करता था। उसने भेड़ियों की भीड़ के खिलाफ लड़ाई में बहुत योगदान दिया था। वे ये भी जानते थे कि उसे अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस प्रकार मिंग यू एकमात्र व्यक्ति था जो उसके पास पहुंचा। जियोयिन दबाव को झेलने में असमर्थ होकर उड़ गया। वह भारी कदमों से चल रही थी, उसका शरीर पसीने से लथपथ था। यह दबाव उस समय से भी अधिक भारी था जब उसका परीक्षण नियमानुसार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा रहा था। हेयरपिन लगातार गुनगुनाता रहा और उससे और भी भारी आभा निकलती रही। अब वह केवल एक कदम दूर थी और उसे उस तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, एक चमकदार रोशनी ने उसे ढक लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसके दिमाग में एक औरत की आवाज गूंजी। अब से आप डस्क लिली पिन के मालिक हैं, मुझे आशा है कि यह आपकी अच्छी सेवा करेगा, उसने कहा। दबाव गायब हो गया और मिंग यू ने पिन अपने हाथ में पकड़ ली। उसकी चमक बंद हो गई और वह चुपचाप उसके हाथों में पड़ा रहा। जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में लिया, महल में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ये टूट रहा है, हमें यहां से निकलना होगा, मिंग वांग ने कहा। वे दौड़कर बाहर आए और देखा कि बाकी सभी टीमें भी भाग चुकी थीं। जब उन्होंने खंडहर को बाहर से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह ढह नहीं रहा था। यह परिवर्तनकारी था। चारों पंख अलग हो गए और एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी जो एक गुप्त क्षेत्र की ओर ले गई। गड़गड़ाहट बंद हो गई और सभी लोग सीढ़ियों के पास आ गए। इन खंडहरों में हमारी सोच से कहीं अधिक है। यह शायद असली खजाने वाला कमरा है, एक नेता ने कहा और आगे बढ़कर उसका निरीक्षण किया। जल्द ही जब उन्हें पता चला कि कोई खतरा नहीं है, तो वह सीढ़ियों से नीचे उतर आए। अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरे। जब सभी लोग इस गुप्त क्षेत्र के अंदर पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। सीढ़ियां उन्हें एक गुप्त हॉल में ले गईं। यह क्षेत्र हर प्रकार के खजाने से भरा हुआ था और लोग जो कुछ भी पा सकते थे उसे हथियाने के लिए दौड़ पड़े। सभी प्रकार की वस्तुओं को लेकर झगड़े शुरू हो गए। मैं किसी को भी इस अग्नि वसंत फल के लिए मुझसे लड़ने की चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति ने कहा। एक अन्य भारी तलवार चलाने वाले ने जवाब दिया, चेह, आप केवल 5वें क्षेत्र में हैं, एक बड़े शॉट की तरह व्यवहार करना बंद करें। यह तुम्हें दादाजी कहने पर मजबूर कर देगा। मैं तुम्हें कोशिश करने की चुनौती देता हूं। कई बार झगड़े होने के कारण क्षेत्र में अराजकता फैल गई। मिंग यू को छोड़कर हर कोई लड़ रहा था। उसने इस अराजकता में भाग न लेने का निर्णय लिया। उसे पहले से ही कुछ ऐसा मिल गया था जो उसे पसंद था और उसने किसी भी खजाने को हथियाने की कोशिश करने के बजाय उस क्षेत्र का पता लगाने का फैसला किया। एक चित्र के सामने रुकने से पहले उसने चारों ओर देखा।
यह एक महिला का चित्र था, संभवतः उसकी प्रेमिका का, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसने वही हेयर पिन पहना था जो मिंग यू को मिला था। उसने नीचे कुछ शब्द उकेरे हुए देखे। तियानजिंग, द ट्विलाइट वाल्किरी, पहले की उस आवाज की मालिक वही रही होगी। उसने कई बार नाम दोहराया तथा सम्मानपूर्वक झुकने से पहले अपना नाम स्मृति में अंकित कर लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, खजाने के लिए लड़ाई तेज होती गई। लोग सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। कोई भी पीछे नहीं हटा, सभी और भी अधिक उग्रता से लड़ते रहे। यहां तक कि दोस्त भी एक दूसरे के गले पड़े हुए थे। मिंग यू को इस बारे में अजीब सा एहसास हुआ और उसने चारों ओर देखने का फैसला किया। वह और शियाओ यिन अप्रभावित लग रहे थे और मिंग यू ने जांच करने का फैसला किया। यहां जरूर कुछ ऐसा होगा जिसके कारण ये सब हो रहा है, उसने सोचा। मिंग यू ने दूर से पहले क्षेत्र को देखा, वह लड़ाई में फंसना नहीं चाहती थी। हॉल स्वयं बहुत सजावटी नहीं था, दीवारों पर नीले बैनर और पत्थर की मूर्तियां लगी हुई थीं। तभी उसने हॉल के अंत में कुछ अजीब चीज देखी। लड़ाई से परे एक और मूर्ति थी। हालांकि अन्य की तुलना में यह बहुत बड़ा और अधिक विस्तृत था। ये कवच पहने हुए एक व्यक्ति की तस्वीर थी, उसकी आंखों में विक्षिप्तता थी, उसके एक हाथ में तलवार थी और उसका दूसरा हाथ आग से भरा हुआ था। यह अवश्य ही ब्लू फायर स्किन रहा होगा। उसने सोचा, उसका चेहरा कैसा है। मिंग यू ने शियाओ यिन को आगे भेजा और लड़ाई चाहने वाले किसी भी व्यक्ति की नजरों से बचते हुए मूर्ति के करीब पहुंच गया। सौभाग्यवश सभी का ध्यान खजाने पर था और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब वह मूर्ति के पास पहुंची तो उसने उसका निरीक्षण किया। मूर्ति बेदाग थी और उसे किसी कुशल मूर्तिकार ने बनाया होगा। अभिव्यक्ति में इतनी बारीकी थी कि वह लगभग सजीव लग रही थी। इसके बाद जियाओ यिन ने उस पर चहचहाना किया और उड़कर उसके एक हाथ पर चोंच मारने लगी। उसने उस हाथ की ओर देखा जिसमें आग पकड़ी हुई थी। उसे छूने के बाद उसने उसे इधर उधर घुमाने की कोशिश की। जब उसने उसे नीचे खींचा तो हाथ अचानक लीवर की तरह नीचे चला गया। वहां से गियर और तंत्र का शोर पूरे हॉल में गूंजने लगा। हंगामे के दौरान सामने रखी मूर्तियां हिलने लगी। वे दीवारों से दूर चले गए और नीली अग्नि वंश की मूर्ति की ओर चले गए। सभी लोग अपना काम रोककर चलती हुई मूर्तियों को देखने लगे। इस बिंदु पर मूर्तियों ने किसानों के सामने एक पंक्ति बना ली थी। कुछ लोगों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन पाया कि प्रवेश द्वार बंद हो गया था। जैसे ही सभी लोग अपनी विक्षिप्त स्थिति से उबरने लगे, मूर्तियों में से एक आवाज सुनाई दी। मेरे क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि आप सभी मेरे मालिक के घर पर छापा मारने आए हैं। तभी नीली आग का एक समूह प्रकट हुआ। ये कुछ छोटा था और इसका कोई आकार नहीं था। हालांकि ये तथ्य कि वह बोल सकता था, यह दर्शाता था कि उसमें बुद्धि थी। वह उनके ऊपर तैरता हुआ हॉल में इधर उधर घूम रहा था। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने भी दानव के लालच की धूप का अनुभव किया होगा। यह तो बस शुरुआत थी, दुर्भाग्यवश अब आप में से कोई भी नहीं जा सकता। अग्नि ने भावशून्य स्वर में कहा, आप सभी को घुसपैठ के कारण कष्ट सहना पड़ेगा और मेरे स्वामी के लिए बलिदान के रूप में अपनी नियति पूरी करनी पड़ेगी। अचानक सभी को कुछ बात समझ में आई। यह एक ऐसा जाल था जो उनकी मौत का कारण बन सकता था। अग्नि आत्मा ने फिर कहा, देखिए मेरे स्वामी, नीला अग्नि वंशज बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं था। उन्होंने अपनी खेती बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए हत्याएं की, खून में नहाया, सभी प्रकार की चीजें की। हालांकि एक समय ऐसा आया जब उसे किसी से प्यार हो गया। वह सुंदर और बेहद मजबूत थी। वह उन कुछ लोगों में से एक थी जो उसकी परवाह करती थी और वह उससे सबसे अधिक प्यार करता था। दसियों साल बाद उनकी शादी होने वाली थी। यह एक खुशी का अवसर था, लेकिन उस दिन से एक सप्ताह पहले उसकी एक दुश्मन ने हत्या कर दी। क्रोध में आकर उसने उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला, उनके घरों और परिवारों पर हमला करने से पहले उन्हें जला दिया। अंत में उसे पता था कि वह वापस नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा अगर उसे मृतकों में से वापस लाने का कोई तरीका हो। मेरे गुरु ने उत्तर पाने के लिए हर जगह खोज की, तब जाकर उन्हें अंततः कुछ मिला। वहां से वह उसे वापस लाने के लिए पागलों की तरह काम करने लगा। मिंग ह्यूए डस्क लिलीपिन और तियानजिंग के चित्र के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। उसे लग रहा था कि यह महिला संभवतः ब्लू फायर स्किन की पत्नी होगी। कुछ देर रुकने के बाद अग्नि पुनः बोलने से पहले इधर उधर घूमने लगी। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, समय ने उसे ले लिया। आखिरी चीज जो मेरे मालिक को चाहिए थी, वह था एक ऐसा शरीर जो उनकी पत्नी के लिए उपयुक्त हो। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई उपयुक्त तरीका नहीं मिला और उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। इसमें कहा गया है, हजारों लोगों के जीवन से एक का सृजन करना।
मरने से पहले उन्होंने मुझे उस शरीर को बनाने की अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का आदेश दिया, जिसका अर्थ है कि आप सभी को मरना होगा। जब आत्मा का काम समाप्त हो गया तो उसने अपने शरीर से छोटी छोटी लपटें मूर्तियों की पंक्ति की ओर छोड़ी। पहले की मूर्तियां आग में जल गईं, पत्थर पिघल गए और कुछ और ही प्रकट हुआ। इन मूर्तियों के स्थान पर धातु के कंकाल रखे गए। उनकी आंखों की खाली कोठरियों में आग की लपटें थीं और उनके हाथ नीली आग से ढके हुए थे। वे धीरे धीरे लोगों के पास पहुंचे, उनके चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। जैसे ही वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे, सभी के अंदर भय व्याप्त होने लगा। ये 100 साधकों के विरुद्ध 20 राक्षस थे। आत्मा अंतिम मूर्ति की ओर बढ़ी और फिर पूरे पत्थर में फैल गई, जिससे पत्थर पिघल गया। धीरे धीरे मूर्ति एक लाश के रूप में सामने आई, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में आग थी, बिल्कुल अपने मूल रूप की तरह। यह कंकालों से अलग था क्योंकि शव में मांस और खून था। जैसे ही वह अपने अनुचरों के पीछे गया, उसने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन यह आत्मा की आवाज थी। शायद अगर ऐसी घटना न घटी होती तो तुम्हारा ये हश्र न होता। अफसोस, अब अपने आप को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अपने भाग्य को स्वीकार करो। मिंग यू और अन्य लोग लड़ने के लिए तैयार होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। एक टीम ने पहले हमला किया और कंकालों से भिड़ गई, जबकि बाकी सभी ने उसका अनुसरण किया। कई टीमों ने एक कंकाल की देखभाल की और केवल अग्नि आत्मा द्वारा नियंत्रित एक को ही छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और जिस भी टीम में 4 से अधिक सदस्य थे, उनमें से एक को लड़ने के लिए भेज दिया गया। जहां तक मिंग यू के समूह की बात है, उसे लाश से लड़ने के लिए भेजा गया था। ताकत की दृष्टि से वह अपनी टीम के अन्य सदस्यों के बराबर ही मजबूत थी। इस प्रकार लाश योद्धा से निपटने के लिए 17 लोगों का एक समूह बनाया गया। हारने का मतलब था मौत, और उनमें से कोई भी अभी मरना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ओह, किसी ने वास्तव में डस्क लिली पिन प्राप्त कर ली है, जो मेरे स्वामी की संपत्ति थी। दुर्भाग्यवश ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। अंत में केवल यही बात मायने रखती है कि तुम मेरे मालिक की योजना का हिस्सा बनोगे, लाश ने ठंडे स्वर में कहा। जब शव उनके निकट आया तो सभी के चेहरे पर भारी भाव थे। वे अपने हथियार तैयार कर रहे थे और अपनी ऊर्जा प्रवाहित कर रहे थे। अग्नि आत्मा का रहस्य सबके चेहरे गंभीर हो गए। वे जानते थे कि वे आसानी से बचकर नहीं निकल सकेंगे। उनमें से एक के हमला करने से पहले उन्होंने शव योद्धा के चारों ओर चक्कर लगाया। वह अत्यधिक तेजी से आगे बढ़ा और एक वार करने में सफल रहा, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, लाश ने जवाबी हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। बल इतना अधिक था कि वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर लाश बाड़े से बाहर निकली और उन पर आग का गोला फेंक दिया। उन्होंने उसका पीछा किया और उनमें से एक, जिसने हथियार के रूप में कोड़ा पकड़ा हुआ था, उसका बायां हाथ पकड़ने में सफल रहा और उसकी गति धीमी कर दी। क्षणिक विराम के बाद शेष 16 सैनिक अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए आगे बढ़े। सभी प्रकार के हथियार लाश की ओर चमकने लगे। हालांकि शव अत्यंत लचीला था और उस पर केवल खरोंच के निशान रह गए थे। इस दृश्य को देखकर समूह अवाक रह गया। उन्होंने इसे बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और यह उनका पूर्ण शक्तिशाली हमला था। यहां तक कि मिंग यू भी दूसरों से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मिंग यू ने कहा, हमें एक बेहतर योजना के बारे में सोचना होगा। सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए और उन्होंने जल्दी से इस पर विचार किया, जबकि शव अभी भी उनके कब्जे में था। कुछ ही सेकंड बाद कोई बोला, चलिए इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं और कंकालों की देखभाल के लिए कुछ लोगों को भेजते हैं। जो भी व्यक्ति शव को रोकने में सक्षम होगा, उसे रोकने का काम सौंपा जाएगा। बाकी सभी को टीमों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। समय बहुत कम था और सभी के पास इस योजना पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिंग यू और 7 अन्य लोग चले गए और केवल 9 लोग ही इसे धीमा करने के लिए बचे। लाश मुस्कुराए, उस योजना से कुछ नहीं होगा, तुम जल्द ही समझ जाओगे कि यह तुम्हारा भाग्य है। इस समय एक कंकाल गिर गया था और टीम खुश हो गई। हालांकि जितनी जल्दी वह गिरा, उतनी ही जल्दी वह पुनः जीवित हो गया और पुनः लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों की ज्वाला और भी अधिक प्रज्वलित हो गई। कंकाल अमर है, सबने सोचा। आशा लुप्त होने लगी थी क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। हर बार जब कंकाल नीचे गिरते तो वे पुनः वापस आ जाते और भी अधिक मजबूत हो जाते। मिंग यू को भी इसका एहसास हुआ, लेकिन दूसरों की तरह उसने उम्मीद नहीं खोई। इन कंकालों को रोकने का कोई रास्ता अवश्य होगा, शायद कोई शक्ति स्रोत जिससे वे लाभ उठाते हैं, उसने सोचा। उसने अन्य क्षेत्रों में भी खोजबीन कर कोई सुराग ढूंढने का निर्णय लिया। सबने उसे उनसे दूर जाते देखा। क्या उसने हम पर भरोसा छोड़ दिया होगा?
उन्होंने सोचा, हालांकि वे कंकालों के कारण उसका पीछा नहीं कर सके। मिंग यू ने जल्दी से जियाओ यिन के साथ खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। वहां केवल तियानजिन का चित्र और कुछ धूल भरी किताबें थीं। वह उनकी ओर देखती रही और कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करती रही जिससे मदद मिल सके। दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसे कोई सुराग मिल सके। वह निराश हो गई और गुस्से में आकर उसने पेंटिंग पर हमला कर दिया तथा उसे छेद दिया। क्या यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो स्थिति को बदल सके? उस समय उसे कुछ एहसास हुआ। यदि पेंटिंग दीवार पर टंगी थी तो वह उसमें छेद कैसे कर सकती थी? उसने तुरंत एक छेद काटा और एक चूल्हा देखा जिसमें नीली लौ जल रही थी। वह खुशी से मुस्कुराई, उसे संदेह हुआ कि यह ज्वाला आत्मा की शक्ति का स्रोत था। उसने जल्दी से चूल्हे को टुकड़े टुकड़े करके आग बुझाने की कोशिश की। मुख्य हॉल में कंकाल और लाश कांपने लगे और फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगे। उनके शरीर की आग की तीव्रता कम हो गई और उनके प्रहार अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहे। नहीं, आत्मा ने कहा, कृपया रुकें। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने कंकालों को नीचे उतारने का मौका गंवाया नहीं। इस बार वे जमीन पर ही रहे। सभी ने लाश को घेर लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। मिंग यू एक छड़ी लेकर वापस आया जिसमें थोड़ी सी लौ बची हुई थी। यह चूल्हे का बचा हुआ टुकड़ा था। आत्मा ने यह देखा और उसकी ओर मुड़ी तथा घुटनों के बल बैठ गई। कृपया उस अंतिम चिंगारी को नष्ट न करें। मैं तुम्हें जाने दूंगी, बस इसे नष्ट मत करना। मैं आपसे विनती करता हूं, इसमें कहा गया। मिंग यू ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल उसे घूरती रही। चुप्पी के बाद वह बोली, क्या तुम सचमुच इस हॉल की आत्मा हो या फिर तुम नीली अग्नि वंश की होने वाली पत्नी तियानजिन का अवशेष हो? उसने पूछा। उसके प्रश्न से सभी लोग चौंक गए और आत्मा को देखने लगे। क्या यह वास्तव में ब्लू फायर स्किन की पत्नी तियानजिन की आत्मा हो सकती है? आत्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। जाहिर है कि उसका अनुमान सही था। आखिर यह अजीब था, वहां न केवल तियानजिन का एक हेयर पिन था, बल्कि उसका एक चित्र भी था। इसके अलावा अग्नि आत्मा की शक्ति का स्रोत चित्र के पीछे छिपा हुआ था। मिंग यू को यह भी याद था कि ब्लू फायर स्किन को उसे पुनर्जीवित करने के लिए केवल एक शरीर की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ था कि उसने आत्मा जैसी कोई चीज बनाई थी। इसके सबसे करीब की चीज थी अग्नि आत्मा। इसलिए उसे संदेह था कि अग्नि आत्मा वास्तव में तियानजिन की पुनर्जीवित आत्मा थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसने बात करना शुरू कर दिया। वास्तव में मेरे स्वामी ने मुझे इस आशा में बनाया था कि मैं उनकी प्रेमिका को पुनर्जीवित कर दूंगी। उन्होंने उसके शरीर के बचे हुए हिस्से को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया तथा अधिक सामग्री खोजने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया। जल्द ही उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, लेकिन उसने हर वस्तु हासिल कर ली। जब उसे अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल गईं, तो उसने उसे एक कढ़ाई में डाल दिया और पिघलाकर गैस में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने इसे संघनित करने और अपनी आंतरिक शक्ति से इसे पोषित करने में लगभग 168 दिन बिताए। जब मुझे बनाया गया तो वह उत्साह से मुस्कुराए, लेकिन इससे पहले कि वह उपयुक्त शरीर ढूंढ पाता या अपनी कोई स्मृति पुनः जागृत कर पाता, वह अत्यधिक थकावट के कारण गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। आखिरी बात जो उसने कही वह थी तियानजिन का नाम। उसके बाद उसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई। ये कई 100 साल पहले की बात है। मैं इस पूरे एस्टेट का अन्वेषण कर रहा हूं और मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं है। केवल वे नाम वापस आए थे जिनका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं था, कोई यादें नहीं, कोई भावनाएं नहीं, कुछ भी नहीं। अंत में मैं अभी भी तियानजिन के साथ बचा हूं। आत्मा ने आह भरी, उसके पास अपनी यादों को जगाने का कोई रास्ता नहीं था। खंडहर में कुछ भी नहीं हो सकता था, वह केवल ये सोचता रह सकता था कि उसकी क्या यादें हैं। सभी को उस जोड़े पर दया आ गई। आखिरकार भले ही ब्लू फायर स्किन एक महान व्यक्ति नहीं था, वह वास्तव में एक राक्षस भी नहीं था। वह प्यार पाने का हकदार था, लेकिन अंततः उसने उसे खो दिया। अपनी शक्ति के बावजूद भी उसके पास अपने प्यार को पुनर्जीवित करने का कोई तरीका नहीं था, वह केवल एक किंवदंती थी। उनकी योजना के वास्तव में काम करने की संभावना लगभग नगण्य थी। तभी प्रवेश द्वार खुल गया। तुम जा सकते हो। तुम्हें यहां रखने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अभी नहीं मर सकता, मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझे आखिरी चिंगारी दे दी जाए। जब लोग उस क्षेत्र से बाहर जाने लगे तो मिंग यूए उस आत्मा के पास गया और उसे उसके बचे हुए अंगारे लौटा दिए। ऐसा करने के बाद वह बाहर निकल गई। वह हेयरपिन, आत्मा ने कहा, मुझे आशा है कि आप इसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। यह तियानजिन को तब दिया गया था जब मेरे गुरु ने उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था। मिंग यू ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। वह भूमिगत हॉल से बाहर निकली और अंततः कुछ ताजी हवा का आनंद लिया। लेकिन उसके मन पर आत्मा के शब्दों ने गहरा प्रभाव छोड़ा।
वह मन ही मन बुदबुदाई, मैं करूंगी।